हेलो एवरीवन। तो आज आपको मिलाते हैं हम नितिन कुमार अग्रवाल। आप इनको जानते होंगे, इनका फेस पहचान लो अच्छे से। और ये है एसएससी सीजीएल के इस साल के टॉपर, रैंक 3 इन्होंने होल्ड किया है और राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जयपुर से। तो आज इनके बारे में हम जानेंगे, इनकी स्ट्रेटजी क्या रही और कैसे ये यहाँ तक पहुंचे, रैंक 3 लेकर आए हैं। और जो इस मुकाम पर आज ये पहुंचे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान जब जीवन में सफल होता है तो सिर्फ एक रात की मेहनत होती है, उसके पीछे कई रातों की मेहनत होती है, कई सारे सेक्रीफाइस उसने अपने जीवन में किए होते हैं। तो ये सिर्फ इंटरव्यू का मोटिव यही है कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आजकल बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उनको मोटिवेशन मिलेगा आपसे कि आप ऑलरेडी इस सक्सेस को अचीव कर चुके हैं। तो होता है ना, जब इंसान किसी मुकाम पर पहुंच जाता है, अगर वो पहुंचकर अगर कुछ बच्चों को प्रेरणा दे तो हो सकता है बच्चों के कुछ बातें काम आए, हो सकता है वो भी उस दौर से गुजर रहे हो जिस दौर से आप गुजरे थे, हो सकता है उन्होंने भी वो परेशानियां अभी फेस कर रहे हो जिस फेस से आप गुजर चुके हो। तो आज उनको काफी हेल्प होने वाली है। तो हम जानेंगे नितिन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे नितिन के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कि भाई आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं। तो सबसे पहले अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन दीजिए आप। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, करियर वेल प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनवाइट किया और इतनी वाइड ऑडियंस को एड्रेस करने का मुझे मौका मिला। मैं सर राजस्थान में दौसा डिस्ट्रिक्ट है, जयपुर से आप जब आगरा मूव करते हैं तो जयपुर से अगला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पे एक तहसील है सिकराय नाम की। गुड न्यूज ये है कि वो अभी अभी नगर पालिका में प्रमोट हो गई है। चलो बहुत बढ़िया। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ जी। मेरे पिताजी हैं पुरुषोत्तम लाल गुप्ता जी, तो वो अभी रिटायर हो चुके हैं, वो प्रिंसिपल की पोस्ट से रिटायर। अच्छा, वो प्रिंसिपल थे? स्कूल प्रिंसिपल। ओहो, बहुत बढ़िया। मतलब प्रिंसिपल थे तो उनके बच्चों को तो सही बात है, तो सफल होना ही पड़ेगा। नहीं सर, यहाँ पे मैं डिसएग्री करूंगा क्योंकि जिनके पापा प्रिंसिपल नहीं भी हैं, नहीं कई लोग तो, हाँ मैं इससे डिनाई नहीं करूंगा कि बैकग्राउंड का आपको फायदा मिलता है। हाँ। और मदर आपकी? जी हाँ, मेरी माता है गायत्री देवी जी, वो हाउसवाइफ है। अच्छा, वो हाउसवाइफ है। इसके अलावा 2 भाई हैं मेरे। जो मेरी स्कूलिंग है वो 12th तक तो वहीं से हुई है, जयपुर से? नहीं, सिकराय से जी, SIKRAI। उसके बाद 12th के बाद मैंने फिर NIT नागपुर ज्वाइन किया, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। ओके जी, वहाँ से 2017 तक। NIT यानी कि AIEEE के थ्रू? जी ओके। कौन सी ब्रांच थी आपकी? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियर जी। ओके। तो किस ईयर में पास आउट हुआ है? मैं सर 2017 पास आउट हूँ। 17 में पास आउट हूँ। ओके। और जो आपके भाई हैं, 2 आपसे छोटे हैं? नहीं, दोनों बड़े हैं। अच्छा, दोनों बड़े हैं। वो क्या करते हैं? सर मेरे बीच वाले भैया हैं, मतलब छोटे भैया, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ओके। जो मेरे बड़े भैया हैं वो SBI में अभी काम कर रहे हैं। अच्छा, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय? PO के थ्रू लगे थे वो? नहीं, वो अभी क्लरिकल कैडर में है सर। अच्छा, क्लरिकल कैडर में। ओके, गुड। बट उनका बड़ा रोल रहा है इसमें। अच्छा, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जाम क्रैक कर चुके हैं तो उन्होंने काफी कुछ आपको हेल्प किया होगा, क्योंकि उन्होंने भी देखा होगा कंपटीशन को, माहौल को परखा होगा, तो वो पहले इस फेज से गुजर चुके थे जी। आप कितने बड़े हैं आपसे? हैं सर, जो छोटे भैया हैं वो मेरे से 4.5 साल बड़े हैं। नहीं, जो है अब बैंक में लगे हुए हैं, जो वो है वो 6.5 साल बड़े हैं। 6.5 साल। ओके। तो उनके गाइडेंस में आप रहे हैं? एकेडमिक इतना नहीं, बट मैं थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ इसके लिए। जैसे आपको चाहिए होता है ना, आपको एक बिल्कुल कॉन्फिडेंस दे के ऊपर चढ़ाने वाला चाहिए होता है, फिर आपको जमीन पे भी लाने वाला चाहिए होता है कि आपके पैर जमीन पर टिके रहे। तो मेरे जो बीच वाले भैया हैं वो मुझे जमीन पे रखते हैं, बड़े वाले भैया मेरे को ऊपर उठा के रखते हैं। तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है जी। राइट। तो आप घर में 3 भाई हो? जी सर। और तीनों आप सेटल हो चुके हो? हाँ, मैं ही बच रहा था। चलो बहुत बढ़िया। शादी किसकी हो चुकी है? सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने एक्चुअली 1 साल जॉब की थी सर, सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। ओके। कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू। ओके। तो 2018 जुलाई तक मैंने जॉब की थी। उसके बाद फिर मैं प्रिपरेशन में आ गया। 18 तक आपने जॉब की है? 2018 तक। उसके बाद आपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी शुरू करी? जी सर। चलो, तो अब आपके जो 3 भाई हैं, मतलब आप 3 भाइयों में शादी किस किस की हो चुकी है? दोनों भाइयों की हो चुकी है। अच्छा, तो यानी कि आप ही का नंबर है अब? सर हाँ, वैसे नंबर तो मेरा ही है, बट अभी कोई प्लान नहीं है। मतलब प्लान क्यों नहीं है भाई? आपकी सिस्टर है नहीं, दोनों भाइयों की शादी हो गई। इमीडिएट तो, जैसा वो मीम आता है ना कि ऐसा कुछ सोचे नहीं है इमीडिएटली, बट सोचेंगे। क्योंकि अब तो भाई माँ बाप को क्या चाहिए, बच्चा नौकरी पर हो और अच्छी जॉब आपको मिली है, इनकम टैक्स ऑफिसर आपने पोस्ट हासिल किया है, तो मम्मी पापा ने कुछ बात तो छेड़ी होगी रिश्ते की, नहीं छेड़ी?
कि शादी का प्लान क्या है, कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ घर में? नहीं सर, अभी तो मतलब हुई भी होगी तो मुझ तक कोई बात अच्छा, नहीं आप पहुंची तक है। कोई बात नहीं पहुंची है। आप अपने मम्मी पापा से फ्रैंक हैं इन मामलों में? हाँ सर, इतना इशू नहीं है। मेरे पापा से मैं बहुत फ्रैंक हूँ। ओके। तो उनके पास अगर कोई भी बात आएगी तो वो मेरे से ओपनली पूछेंगे। तो कुल मिलाकर अभी रिश्ते का जिक्र हुआ नहीं घर में? अभी तक नहीं। चलो कोई बात नहीं, बहुत जल्द रिश्ते का जिक्र होगा। और हाँ, सोच रहे हैं घर वाले कि भाई अभी आपकी जॉब लगी है, थोड़ा जॉब करो, थोड़ा एक्सपीरियंस लो जी। लाइफ का एक्सपीरियंस भी बहुत जरूरी है, जी सर। क्योंकि एक शादी का फेस वो फेस है कि जिसमें आपको पूरी, आप एक अलग फैमिली चलाते हैं और उस फैमिली के हेड हो जाते हैं अपनी एक अलग फैमिली के। तो पहले जॉब करना बहुत जरूरी है, 2-3 साल हमें अकेले रहना भी जरूरी है, ताकि हम माहौल को समझें, Multiple इस समाज को समझें Exactly, कि कैसे हमें इस लाइफ सरवाइव करनी है अपनी। डेफिनेटली। तो वो भी बहुत जरूरी है, एक्सपीरियंस हासिल करना। जी। राइट। तो आपने 2017 अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, जी 18 तक आपने जॉब की। उसके बाद फिर कैसे आपको पता चला कि कब रियलाइज हुआ कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए, और आपने किस एग्जाम की तैयारी सबसे पहले किस स्टार्ट की? सर, मैं जो मेन पर्पस से आया था, मुझे एक्चुअली ऑप्शनल, मैंने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए जॉब छोड़ी थी। ओके। और मुझे ऑप्शनल की कोचिंग चाहिए थी, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा ऑप्शनल था, तो उसके लिए मुझे दिल्ली आना पड़ा। ओके। तो और फिर इसके अलावा फिर एसएससी सीजीएल वो एग्जाम था जो मैंने, जो बड़े भैया आपको बताया, उन्होंने भी प्रिपरेशन किया था इसका। अच्छा। बट वो कुछ कुछ कारणों से फिर हमेशा उनका रह जाता, कुछ डेट्स क्लैश कर जाती, कुछ कमिटमेंट्स आ जाते। तो उन्होंने मुझे बताया, तो वहां से जब मैं चला था तो ये सोच के साथ चला था कि पहला एम हमारा सिविल सर्विसेज है, एसएससी सीजीएल वो है जिसको आप प्लान भी रखते हैं। फिर मैंने इसके सिलेबस वगैरह चेक किए थे, तो यहाँ पे मुझे एडमिट करना पड़ेगा कि आपको बैकग्राउंड का फायदा थोड़ा सा मिलता है, क्योंकि यू आर नॉट अ सुपरमैन कि आप 2 महीने कुछ पढ़ेंगे और सब कुछ हो जाएगा। मुझे लगा कि मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहा है मेरा, तो मुझे लगा कि हाँ, इसमें जो मैथ्स और रीजनिंग पार्ट है वो डूएबल है। इंग्लिश की थोड़ी मेहनत होगी, और जीएस उस टाइम मुझे नहीं पता था। आई थॉट कि यूपीएससी मुझे बहुत हेल्प कर देगा, विच इज रॉन्ग। मतलब एसएससी का थोड़ा सा अलग है। एसएससी की जीएस वन लाइनर काइंड होगी, फैक्चुअल एंड पे ज्यादा होती डेटा है, पे बेस्ड होती है, वो थोड़ी सी एनालिटिकल मोड पे चली जाती है। राइट राइट राइट। तो वहां से मैं सिविल सर्विसेज के लिए आया विद एसएससी सीजीएल इन माइंड। ओके जी, वहां से ये जर्नी चालू हुई 2018 अगस्त से। तो आपने 2018 यूपीएससी की प्रॉपर तैयारी की 2018 में, और फिर यूपीएससी का पहला प्रीलिम्स आपने कब दिया? 19 में? जी सर। वैसे तो मैं जब जॉब पे था तो जो मैंने एक गलती की, जो अक्सर लोग करते हैं, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स खासकर करते हैं, दे देते हैं, देख लेते हैं क्या अपना क्या कहते हैं, उनको जो चांस मिलते हैं वो चांस गवा देते हैं। हाँ, पहला अटेम्प्ट वो सोचते हैं कि टू गेट अ फील ऑफ इट, इसलिए हम लोग दे देते हैं बस। जबकि यूपीएससी में लिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं भाई, 4 अटेम्प्ट्स है जनरल कैटेगरी में। नहीं, अभी 6 हैं। तो अच्छा, वही एक फैक्टर होता है कि आपको लगता है कि यार होना होगा तो हो जाएगा। इस टाइम रियलाइज नहीं होता। यहाँ पे मैं थोड़ा सा टॉपिक से हटके एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप, जैसे एसएससी में भी बहुत लोग ट्राई करते हैं, तो आपको अगर अटेम्प्ट ऐसा देना है कि आपको फील चाहिए सिविल सर्विसेज का, लेकिन आपको अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करना, तो एक ऑप्शन आता है उसमें कि आप शायद सिर्फ आईएफओएस जो होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ओके, सिर्फ उसके लिए टिक कर सकते हैं उस पर। अच्छा, तो वहां अटेम्प्ट आपका वेस्ट नहीं वहां होगा, आपका सिविल सर्विसेज वाला अटेम्प्ट काउंट नहीं होता, और एक्सपीरियंस पूरा मिल जाएगा आपको बच्चे पेपर को। सेम आता है प्रीलिम्स का। ओके, आप अपना स्कोर चेक कर लीजिए, उसकी कट ऑफ थोड़ी सी हायर एंड पे जाती है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू वांट एक्सपीरियंस, तो आपको बिना अटेम्प्ट गवाए वो एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। राइट राइट जी, ये थोड़ा सा एक कैच था जो मुझे अब समझ में आया। नहीं, ये अच्छा ऑप्शन दिया उन्होंने यूपीएससी ने जी, कि आप दोनों की भी ऑप्ट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी गेम कर सकते हैं और अटेम्प्ट भी आपका वेस्ट नहीं हो रहा। राइट राइट राइट। तो 2019 जब 18 की आपने तैयारी करी 18 में, तो आप पहले प्रीलिम्स दे चुके थे, बट आपका हुआ नहीं था। हाँ, वो तो होना भी नहीं था। फिर उसके बाद आपने तैयारी की 19 में जी। फिर आपने यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया जी, वो क्वालिफाई हुआ। हाँ सर, वो हो गया। फिर आपने मेंस लेगा, बट आप इंटरव्यू में मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। और उसके लिए मैं कोई क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना कर पाया उसके लिए। ओके, विद आई हैव नो वन टू ब्लेम, मुझे ही, मैं खुद को ब्लेम करूंगा कि मैंने क्यों नहीं किया वो। फिर आपने नेक्स्ट ईयर दोबारा से यूपीएससी की सेम प्रिपरेशन की? हाँ सर, थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर इवन उससे, जैसे मेंस हो चुका था, नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के लिए मैंने और बेटर करी, क्योंकि जो 19 का प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मुझे लग रहा था कि नहीं होगा, बॉर्डर पे है,
तो जब तक रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का, तो जो बहुत कॉमन मिस्टेक है कि आप तब तक सोचते हैं कि हाँ ये तो गया, अब फ्रेश स्टार्ट करते हैं, अगले साल देंगे। तो 40 दिन निकल चुके थे प्रीलिम्स एग्जाम के और मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो एक बार मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं खुश हूँ या फिर दुखी हूँ। खुश एज एन आप आए हैं, पहले अटेम्प्ट में आपने इफेक्टिवली पहले बार में निकाल लिया। दुखी इसलिए क्योंकि आपने 40 दिन वेस्ट कर दिए। यू हैव गॉट ओनली 2 months नाउ, राइट, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो बट ओके, एक्सपीरियंसेस हैं। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट हुआ, फिर कब ये रियलाइज हुआ कि नहीं अब मुझे एक बार एसएससी की तैयारी करनी चाहिए? और मतलब किसी ने सजेशन दिया आपको या आपका खुद ही, ये आजकल भाई डिजिटल इतना हो गया है कि सोशल मीडिया पे हम कुछ भी ओपन करते हैं तो हमें एक तमाम वीडियोस दिखाई देते, तो ये कहाँ से आपको क्लिक हुआ माइंड में कि मुझे अब इस तरफ भी देखना चाहिए? ये सर एक्चुअली फॉर्म जो 2018 वाला जो फॉर्म था वो तो मेरे भैया ने फिल कर दिया था। अच्छा, आपके भाई ने खुद ही फिल कर दिया? उन्होंने फिल कर दिया था, बट वो एग्जाम आई थिंक बहुत लेट हुई थी, वो 2019 में जाके हुई थी, जून में। हाँ, 18 वाला पेपर लेट हुआ था, काफी लेट हुआ था। तो पेपर तो मैं दे रहा था, बट वही हो रहा था कि आप अब इसका प्रीलिम्स जो है इसके मार्क्स ऐड होते हैं तो इसकी भी वैल्यू होल्ड करता है जी। यूपीएससी में एक अलग सीन है। तो हर बार देता तो था मैं, क्योंकि एक उससे क्या ना आपकी मोनोटोनी भी ब्रेक होती है, आप सिर्फ एक एग्जाम के लिए लगे रहते हैं। वो एक मैराथन है जैसा हर कोई बोलता है, बिल्कुल थ्रू आउट द ईयर आप उसमें लगे रहते हैं। तो थोड़ा सा इससे मोनोटोनी ब्रेक होता था, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट्स। आप ऐसे भी जाते हैं, मैं अक्सर जयपुर भरता था सेंटर, तो जयपुर में मैं जाता था, दोस्तों से मिल लेता था। वो एक रिफ्रेशमेंट भी होता है और एग्जैक्टली राइट, आपने कहा ना कि एक ब्रेक हमें मिलता है, वरना लगातार हम उसी लय में चले रहते हैं। फिर कभी कहते हैं ना कि एक साइको आ जाता है दिमाग के अंदर, अब करूंगा तो ये वरना कुछ नहीं। आदमी कहता है ना या तो यहाँ वरना कुछ नहीं। इसलिए हम कहते भी स्टूडेंट्स से कि आपको सारे एग्जाम्स के फॉर्म फिल करने चाहिए। एटलीस्ट भाई आप फॉर्म फिल नहीं कर रहे हैं तो सिलेक्शन तो आपका वैसे भी नहीं हुआ, तो आप यही मान के फिल करो मेरा सिलेक्शन तो होना ही नहीं है, बट आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गेन करेंगे जो आगे जरूर काम आएगा। एग्जैक्टली कुछ नहीं तो आप एग्जाम का जो प्रेशर है, जो माहौल है, वो एक्सपीरियंस गेन करोगे ताकि वो हैंडल करना आ जाएगा। वो बड़ा फैक्टर होता है सर, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि नॉलेज क्वोशंट पे क्या है ना, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो लोग अपनी मर्जी से हैं। स्कूल तो है नहीं कि आपको जबरदस्ती पीट के पढ़ाया जाएगा। यहाँ मर्जी से है, तो नॉलेज क्वोशंट पे लोग इतना लैक्स नहीं होते, वो अपने पूरे एफर्ट्स देते हैं। बट आई हैव सीन गाइस की जिनका एग्जाम आती है तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है, उनके बीपी ऊपर नीचे होने लगते हैं, व्हिच इज क्वाइट कॉमन। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि हम इम्यून टू इट, ऐसा नहीं है। वो चीजें कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ जब हम एकेडमी की प्रिपरेशन करते हैं तो वो चीजें वहां तो चलो चल जाती हैं, क्योंकि एकेडमी में काफी कुछ रटना भी होता है, लिख के आना होता है जी। लेकिन मेरा सोच है कि जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहां तो 1-2 दिन पहले पढ़ा हुआ कभी एग्जाम आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करेगा। वो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम एसएससी की बात करें तो आपने कभी तैयारी भी ना की हो और अगर आप एसएससी का पेपर उठा के देखोगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप बना ना पा रहे हो जी। एसएससी में तो सिर्फ सिलेक्शन ना होने के पीछे एक ही कारण है, स्पीड। अगर आपकी स्पीड नहीं है तो सिलेक्शन नहीं। नॉलेज होनी चाहिए नो डाउट, बट बेसिक्स के साथ साथ वो अप्रोचेस ट्रिक्स आपकी होनी चाहिए और वो सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकती है, और प्रैक्टिस कभी 2 दिन में हो नहीं सकती। तो इसीलिए 2 दिन पहले तो आदमी को रिलैक्स, कुछ काफी बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर मेरा तो अब मैं क्या करूं, 2 दिन बचे हैं, मुझे क्या क्या पढ़ लेना चाहिए। कुछ नहीं करना चाहिए, हाँ वो तो कुछ नहीं होना चाहिए, आराम से रिलैक्स रहो बस। हाँ, तो 2-4 जो फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं जो अक्सर हम भूल जाया करते हैं, उनका रिवीजन करना जो एज इट इज आ सकते हैं एग्जाम्स में। जैसे होते हैं हर फील्ड में कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो आपको रटनी होती है डेफिनेटली, समझने के अलावा। तो नॉलेज क्वेश्चन में तो है, बट ये फैक्टर बड़ा रोल प्ले करता है। और एक कहावत भी ना, गुड थिंग्स टेक टाइम। तो आप 2 दिन में, वो तो है ही, रिजल्ट नहीं निकलता वही कोयले की खान से भी हीरा निकलता है, काफी साल उसको लग जाते हैं जी, काफी प्रेशर में वो रहता है, काफी तपन में, तब जाके कोयले हीरे में कन्वर्ट होता है। एग्जैक्टली तो वही चीज है। तो फिर तो ये तैयारी मतलब कैसे फिर आपने स्टार्ट की? सिर्फ यूपीएससी का सिलेबस पढ़ के एसएससी क्रैक हुआ या अलग से आपको सिलेबस की तैयार करना पड़ा? तो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा, रीजनिंग की। तो कैसे आपने रीजनिंग को तैयार किया? क्या यूपीएससी में जो आपने रीजनिंग पढ़ी थी सिर्फ वही आपके काम आ गई या अलग से भी आपको कुछ करना पड़ा इसके लिए? नहीं सर, ये रिवर्स हुआ एक्चुअली। जो एसएससी के लिए जो रीजनिंग पढ़ी मैंने वो यूपीएससी में काम आ गई। सीसेट जो है, और वो लास्ट 2 साल से सीसेट गेम चेंजर हो रहा है बहुत लोगों के लिए। राइट। आप ही की बात पे मुझे एक बच्चे की बात याद आ गई, प्रहलाद। शायद आपने प्रहलाद का इंटरव्यू देखा होगा, प्रहलाद नारायण शर्मा। हाँ, उसकी यूपीएससी में 104 रैंक थी। बच्चा यूपीएससी 2000
किसका था? 21 का था, 20 का, 21 का था शायद। हाँ, उसने 21 में, तो उसने भी जो उसके 3 अटेम्प्ट उसके खराब हो चुके थे और तीनों अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा था। ओके और सिर्फ सी सेट की वजह से, ओके ओनली सी सेट। तो उसने बैच लिया था मेरा और मेरे को तो पता भी नहीं था, उसका कहीं कहीं और इंटरव्यू चल रहा था। तब मेरे पास वो इंटरव्यू आया, उस बच्चे ने उस इंटरव्यू में बोला कि मेरा 3 बार रीजनिंग की वजह से सी सेट में रीजनिंग मेरे को नहीं आती थी बिल्कुल भी, जिसकी वजह से मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने बैच लिया था करियर वेल पे पीयूष सर का, वहां मैंने रीजनिंग पढ़ी और सिर्फ प्री क्वालिफाई नहीं, अब मेरे यूपीएससी में 104 रैंक है। तो कहते हैं कि हम कभी कभी चीजों को छोटा समझ लेते हैं, लेकिन वो छोटी चीज आपको एक बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकती है। मानते हैं यूपीएससी में रीजनिंग का रोल नहीं है, लेकिन कहते हैं कि रोल हर उसके लिए है जिसकी वजह से वो रह रहा है। तो जो भी आपके वीक पॉइंट्स होते हैं, सिर्फ रीजनिंग नहीं, अगर आपका वीक पॉइंट जीएस है तो आपको जीएस पे फोकस करना चाहिए, मैथ्स है तो मैथ्स पे, क्योंकि ये जो कंपटीशन है इतना टफ कंपटीशन है कि इतनी आपको पता है कि वैकेंसीज बहुत कम रहती हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लाखों हैं, करोड़ों हैं। अगर रेलवे की बात करें तो 1 करोड़ प्लस फॉर्म फिल हो जाते हैं। जी जी जी। तो इतनी जॉब तो है नहीं, तो भाई क्रीम ही छटके निकलेगी, जो एक्स्ट्रा करेगा वही बाहर निकलेगा। तो जो लिमिटेड पढ़ेगा, जो वही सब्जेक्ट पढ़ेगा जिसमें उसको इंटरेस्ट है, या लिमिटेड सिलेबस कवर करेगा, है ना, टारगेटेड पढ़ाई करेगा, वो नहीं होगा। हमें पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, छोड़ कुछ भी नहीं सकते, किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं ले सकते, सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ती हैं। आपने कहा कि यूपीएससी में भी आपकी हेल्प हुई, तो पढ़ना कैसे स्टार्ट किया था रीजनिंग? सर एक्चुअली मैंने शुरू किया, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे जो मेरे भैया ने और मेरे 1-2 दोस्त थे, एक संजय जागीर नाम के मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, अच्छा। वो उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे कोई एक प्लेटफॉर्म है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसके लिंक वो भेजे थे, उसमें टेस्ट अटेम्प्ट्स किए। ओके। आई थिंक 18 से पहले प्रीलिम्स जो होता था एसएससी का, वो थोड़ा सा इजियर साइड पे रहता था कंपेयर टू उसके बाद में जो होने लगा। तो मैंने टेस्ट अटेम्प्ट किए, तो अब मैंने 2 दिन पहले होमवर्क किया एक्चुअली, जो ऑनेस्टली तो बताऊं उसमें। तो मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे आपका 30 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, तो कई क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कभी कुछ नहीं पढ़ा, या फिर कभी प्रैक्टिस नहीं तो भी करेंगे। बिल्कुल। कुछ ऐसे क्वेश्चन हो गए जिसमें आपको फॉर्मूला चाहिए होता है, जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, या फिर एक आपने चैप्टर पढ़ा था क्यूबॉइड वाला, वो चैप्टर्स हैं कि अगर आपने नहीं पढ़े तो अब शायद ना ही कर पाओ उनको, तो एक बार के लिए आपको उनको स्टडी करना पड़ेगा। कुछ ऐसे हैं जो आप अगर टाइम परमिट करेगा, इफ यू गॉट एम्पल टाइम, तो आप कर दोगे, बट वहां पे उसके लिए स्कोप नहीं है एग्जाम में। इसको बस यही तो चीजें, हम एग्जाम में चांस नहीं ले सकते। कहते हैं कि रीजनिंग हम खुद से कर देंगे, अरे कर दोगे खुद से, लेकिन इतना रिस्क लेके जाओगे अपनी लाइफ के लिए? जो आपने 1 साल तैयार किया, 1 साल की तैयारी करी, उस रिस्क पे थोड़ी ले जा सकते हैं कि नहीं ये तो हम बना देंगे। उसको पहले हमें जज करना पड़ेगा, पहले अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा कि हाँ हम इसको क्वालिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। एक्चुअली सर अगर आप परमिट करें तो एक मैंने पेज बनाया था, तो उसमें मैं थोड़ा देख के बेटर बता पाऊंगा। कुछ मैंने चैप्टर्स डिवाइड किए थे कि मैं किन चैप्टर्स को हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो रीजनिंग जब आपने पढ़ाई शुरू करी, तो जैसे आपने कहा कि आपने सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर उठाए। जी जी। ओके जी। और उसके बाद सर फिर तब तो ये था कि बहुत ज्यादा इनिशियली सीरियस नहीं थे एसएससी के लिए, तो प्रीलिम्स में मार्क्स भी एवरेज आते थे, बट फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि यार होता भी हमेशा ये था, जो उसकी मेंस की डेट्स होती थी हमेशा यूपीएससी से क्लैश की है मेरी। हाँ सीजीएल वो यूपीएससी वो हाँ, एक मई जून में पहले होते थे, अप्रैल मई जून, खासकर मेंस 2019 वाला सितंबर में हुआ था जी। उसके अलावा लास्ट ईयर जनवरी में एक मेंस हुआ था। हाँ। तो वो क्लैश करती थी, तो आपको बार्गेन करना पड़ता था कि आप इधर जाएंगे इधर जाएंगे, तो वहां पे आप कुछ कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते थे। तो उसके बाद फिर थोड़ा मैंने ये किया था कि लास्ट ईयर मैंने दोस्त से बोला था, जो आप बोल रहे हैं कि आप उस पॉइंट पे नहीं खेल सकते कि आप चले जाएंगे कर देंगे, थोड़ा सा आपको ट्रिक्स चाहिए। बिल्कुल। तो लास्ट ईयर मैंने कुछ कहीं से उसने मुझे कुछ पेजेस भेजे थे, वो मैंने पढ़े थे, 1-2 चैप्टर्स थे क्यूब्स वगैरह, कि आपकी ये साइड कौन सा वो आएगा, वो पढ़े, मुझे अच्छे लगे वो, क्योंकि लास्ट ईयर प्रीलिम्स में मैंने सोचा था कि थोड़ा सा एज क्रिएट कर लेते हैं मार्क्स लाके। उसके बाद इस बार वाले में मैंने जनवरी में आपका बैच लिया, क्योंकि मुझे था कि प्रीलिम्स थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि मैंने इसलिए हल्के में लिया कि इस बार क्वालिफाइंग कर दिया गया उसको, और पैटर्न चेंज किया नहीं है। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने ये भी सोचा था कि प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग है, चलो दे देते हैं। होंगे। हाँ। तो उसके बाद फिर मैंने लिया, फिर फायदा हुआ मुझे, जैसे मैं आपको बता रहा था में जो बैच आया था। अच्छा, आपने वो लिया, और आपका एग्जाम कब था?
मार्च में मार्च में एग्जाम, सर। यानी कि आपने प्रीलिम्स के बाद लिया बैच मेरा? जी सर, जनवरी। पहले प्रीलिम्स दे दिया? ये इसका लास्ट ईयर का डीवी हो गया था, आई थिंक 14-15 जनवरी के आसपास। ओके। तो उसके बाद फिर बोला अब। फिर आपने मेंस के लिए बैच लिया जी जी। कि अब मेंस में कुछ कर लेते हैं, प्रीलिम्स तो निकल जाएगा, प्रीलिम्स तो हो चुका था। इसमें रिस्क नहीं लेते? हाँ, क्योंकि इस बार मेंस ही था जो था सब कुछ। हाँ, क्योंकि प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं हो रहे थे, आपने सोचा एटलीस्ट प्रीलिम्स तो अपनी नॉलेज से दे ही दें। जी। इतना तो हम पढ़ ही चुके हैं यूपीएससी। प्रीलिम्स आई थिंक 5 या 5 दिसंबर को हो चुका था। दिसंबर में एग्जाम हाँ, था सेम डे पे मेरा रिजल्ट भी आया था। चलो। हाँ, तो मैं जैसे बोल रहा था कि जिनमें कोई कैच नहीं होता, सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। एक ये था कि आप कर सकते हैं, लेकिन आपको यू हैव टू मेक इट क्विक। जैसे ये बहुत सारे ब्लड रिलेशंस है, रैंकिंग है, इनइक्वालिटी, खासकर इनइक्वालिटी वाला जो क्वेश्चन आया था, हाँ, डेफिनेटली उसने 10 सेकंड बचाए मेरे इस बार। 10 सेकंड बचाए? मैं तो कहूंगा 10 सेकंड में ही हो गया होगा क्वेश्चन। हो तो सर वो 3-4 सेकंड में गया था। 3-4 सेकंड में, अगर आपको क्वेश्चन बहुत टफ भी नहीं था। हाँ। बट ये है कि 10 सेकंड अगर आप दे देते हो उसको, 10 या 15 सेकंड, तो एग्जामिनर का पर्पस फुलफिल हो जाता है, वो आपको जितना टाइम अटकाना चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो एक एज तो ये बहुत जरूरी, क्योंकि आपने सही कहा, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन मेंस में आया था इस बार। जी। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये गारंटी है कि वो क्वेश्चन बनाने में 30-35 सेकंड आपके जाएंगे, अगर आपको अप्रोच नहीं पता, ट्रिक्स नहीं पता। एग्जैक्टली। लेकिन शायद मैंने चैप्टर ये जो कराया था विदाउट पेन ही कराया था। हाँ, मैंने ये पढ़ा था, जनवरी में ही मैंने पढ़ा था इसको। अच्छा, आपने सबसे पहले यही पढ़ा बैच लेने के बाद? सबसे पहले तो नहीं, बट मुझे ये याद था क्योंकि ये नई चीज थी, उस टाइम तक मैंने पढ़ी नहीं थी। राइट। इसके अलावा जैसे ये हो गए मिसिंग लेटर, डाइस वाला हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, ये सब वो हैं जो आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम दे दिया जाए तो। बट आप यू हैव टू मेक इट क्विक, दैट इज द पॉइंट। इसके अलावा फॉर्मूला वाला मैं बताया आपको, एक इस बार जो स्टेटमेंट कंक्लूजन ये सब आया था, assumptions, argument, course of action। इस मामले में थोड़ा सा लकी रहा मैं, क्योंकि ये पार्ट मैंने स्किप कर दिया था, अगर आपको बताऊं तो। अच्छा। कोर्स में तो थे वो, बट मैं स्किप कर दिया था क्योंकि तब तक सीजीएल में आए नहीं थे ये। और फिर थोड़ा बहुत सीसेट में आते थे, तो मैंने सोचा कि इसको छोड़ते हैं, ये शायद आएगा नहीं। बट आई थिंक 5 क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन आए थे। हम लकी इनफ कि वो 5 सही हुए, क्योंकि उनमें आप जानते ही हैं कि आप इधर उधर हल्के से में भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पॉइंट ये है कि जो विदाउट कैच ओनली प्रैक्टिस वाली कैटेगरी है, और एक मतलब जो ट्रिक लगा के आपको करनी होती है, जिसको नॉर्मल लोग कर देते हैं, ये दो वो कैटेगरीज हैं जिनमें आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक सीरियस कैंडिडेट होगा, इनको डेफिनेटली करने ही वाला है। इसके अलावा गेम बचता है फॉर्मूला वाली, जिसमें आपको फॉर्मूला चाहिए होते हैं, और एक वो जिसमें मल्टीपल रिविजन्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं ना, नंबर सीरीज वगैरह, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी। उसमें क्या ना, उसमें गेम आता है प्रैक्टिस के साथ साथ, मतलब रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस का, ये दोनों चीजें चाहिए होती हैं। बिल्कुल। कुछ ट्रिकी पार्ट होते हैं, मैट्रिक्स वगैरह, उनके लिए तो फिर भगवान है। रीजनिंग में आपने प्रैक्टिस की जी, तैयारी की, और कितना स्कोर बना मेंस में आपका ओवरऑल? नहीं, रीजनिंग का। सर रीजनिंग में आई थिंक 79-80 कुछ था, 26 से 27 सही करेक्ट हुए थे और एक गलत हुआ था मेरा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका गलत था, 27 ठीक है, और एक अटेम्प्ट नहीं किया, 2 अटेम्प्ट नहीं किया आपने? हाँ, 1 या 2 अटेम्प्ट नहीं किए थे मैंने। ओके ओके। तो आप पहले यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो नो डाउट आपने खुद से भी या कहीं स्टडी मटेरियल लेके सीसेट की तैयारी की होगी, तो उसमें रीजनिंग भी पहले पढ़ा होगा, फिर एक बार आपने मेरा बैच ज्वाइन किया, उसके बाद भी आपने कुछ पढ़ा जी, तो कुछ आपको सीखने को मिला एक्स्ट्रा या कुछ? बैच से तो काफी मिला सर, क्योंकि मैथमेटिक्स के लिए तो फिर भी मेरे दोस्त ने मुझे भेजी थी एक अरिथमेटिक और उनकी पूरी पीडीएफ थी, बट रीजनिंग के लिए एज सच मैंने कोई ऐसा कंपाइलेशन नहीं पढ़ा था जी, क्योंकि हर वो क्रूड माइंड ये बोलता है ना कि अरे हो जाएगा, 2-4 ही क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन देख लेंगे जी। तो यहाँ मुझे फायदा हुआ। अब जैसे कुछ चैप्टर्स इसमें आते नहीं है अभी, जैसे कि आई थिंक क्लॉक वाला चैप्टर पूछते नहीं है सीजीएल में। सीजीएल में जी, कैलेंडर क्लॉक के क्वेश्चंस कम बनते हैं जी। कैलेंडर का तो भी प्रीलिम्स में पूछा गया था क्वेश्चन, लेकिन क्लॉक से नहीं पूछा गया, बट यूपीएससी में आते हैं, हर बार आता है। और फिर जहाँ तक मुझे याद है लास्ट ईयर प्रीलिम्स में क्यूबॉइड का भी क्वेश्चन आया था कि इतने फेस पेंटेड वाले कितने बन सकते हैं, क्यूब्स एंड क्यूबॉइड। उस टाइम मुझे हवा ही नहीं लगी थी उसकी, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था कहीं। तो ये कुछ है जो तो मुझे सीधा हेल्प किए हैं। इसके अलावा कुछ चैप्टर्स हैं जो आए नहीं है, बट उसका ये मतलब नहीं कि आ नहीं सकते, क्योंकि अगर वो सिलेबस में है तो वो कभी भी टपका सकते हैं उनको। देखो, मैं ये जो इनसे रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ, ये नहीं कि ये मेरा सब्जेक्ट है तो सर तो अपने सब्जेक्ट पे जाकर ज्यादा फोकस करेंगे। मेरा मेन मोटिव ये है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं
वो कभी कभी ना किसी सब्जेक्ट को हल्के में ले लेते हैं। वो सोचते हैं हाँ इसको तो हम कर ही देंगे, जैसे कि इन्होंने कहा इसको तो मैं एग्जाम में बना ही दूंगा, बट वो एग्जाम में हम इतना चांस। अब आप ये सोचो, आपने 1 साल अच्छे से तैयारी की, आपने 2 साल अच्छे से तैयारी की, क्या आप एग्जाम में इस भरोसे बैठोगे कि ये तो मैं एग्जाम में कर ही दूंगा? ये हम रिस्क एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो हमें पहले से तैयार रहना पड़ता है हर सब्जेक्ट के लिए, हर टॉपिक के लिए। ना तो हम किसी सब्जेक्ट से कॉम्प्रोमाइज कर सकते, ना उस सब्जेक्ट के किसी टॉपिक से, क्योंकि जब तक आप पूरा तैयार होकर एग्जाम में नहीं बैठोगे तब तक वो एक कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा आपके अंदर, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो स्पीड नहीं बढ़ेगी। आप लक पे खेल रहे हैं, फिर आपका दिन अच्छा हुआ तो एक बार, हाँ, इतना नहीं होता। राइट, अगर दिन अच्छा हुआ तो बन जाएंगे, नहीं तो फंस गए। हाँ। तो वो कॉन्फिडेंस भी आना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम सारे सब्जेक्ट्स को तैयार करके जाए। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि सिर्फ रीजनिंग क्या, मतलब इवन अगर कंप्यूटर, जैसे इस बार अगर कंप्यूटर की हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर में रह गए हैं। जी जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए हैं, जिनका मेंस क्वालिफाई है, अगर ओवरऑल स्कोर देखे तो उनका बहुत अच्छा स्कोर है मेंस में, बट कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं कर पाए, जिसकी वजह से सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो हम किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि हर चीज हमारे लिए बहुत अहम हिस्सा है हमारे सिलेक्शन का, चाहे वो 1 नंबर का वेटेज हो, चाहे वो 50 नंबर का वेटेज हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 50 से ज्यादा उस 1 नंबर की अहमियत है। मान लो कि अगर आपका 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, आप 50 नंबर तो ले ही रहे और सिर्फ सिलेक्शन आपका वो एक क्वेश्चन रोक रहा है। सपोज वो जीएस का किसी, मान लो हिस्ट्री सब्जेक्ट का टॉपिक है, आपने छोड़ दिया और उससे एक क्वेश्चन आ गया जिसके कारण आपका सिलेक्शन रुक गया। तो और एक बच्चा वो जो क्वेश्चन पढ़ के गया उसका सिलेक्शन हो गया। तो अब आप ये बताओ, एक ऑफिसर है ना, एक ऑफिसर नहीं है, दोनों में क्या फर्क है? किस वजह से एक ऑफिसर नहीं है? सिर्फ उस एक क्वेश्चन की वजह से। तो वो एक क्वेश्चन है जो उसको ऑफिसर बना रहा है जी, उसको आप सीरियसनेस बोल सकते हैं। हाँ, तो वही चीज है कि हमें हर चीज तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंट नहीं होगा आप एग्जाम में, तब तक वो स्पीड नहीं बनेगी तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो भाई ये तो रीजनिंग की इन्होंने बात बताई कि किस तरीके से इन्होंने पहले भी रीजनिंग तैयार करी थी, फिर ये हमसे भी जुड़े, उसके बाद भी इन्होंने काफी कुछ रीजनिंग में सीखा और एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर भी रहा इनका मेंस में। तो अब हम बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट की, मैथ्स की। आपने मैथ्स की तैयारी कैसे की एसएससी सीजीएल के लिए? मैथ्स के लिए सर कुछ अगेन वही कि बैकग्राउंड मुझे एडमिट करना पड़ेगा, हेल्प करता है आपको। हाँ, आपको फोबिया क्रिएट, मैकेनिकल इंजीनियर थे जी, तो हाँ उसका फर्क पड़ता है आपको। क्या ना, कुछ भी ना हो तो आपको फोबिया नहीं रहता, क्योंकि मैथमेटिक्स को लेके फोबिया रहता है बहुत, एक राइट, वो नहीं होता तो आप सीखते भी जल्दी हैं थोड़ा सा। तो 2019 वाला जिसमें वो अब नॉर्मलाइजेशन हुआ था, जो नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था उस टाइम, मुझे मेरे दोस्त ने भेजा था, एक मोहित गोयल सर हैं, उनकी एक अरिथमेटिक की पूरी पीडीएफ थी। ठीक, उसके अलावा 1-2 कंपाइलेशन और भेजे थे। मैं सॉरी मैं मिस कर रहा हूँ उनको, मैं बताऊंगा जरूर। हाँ, मैं एक बार रीचेक करूंगा। हाँ, तो उसको मैंने पढ़ा था। तो जैसे मैंने बताया कि कई क्वेश्चन आप बिना उसके भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको एग्जाम के लिए ट्रिक्स यूज करनी पड़ेंगी। ट्रिक्स ना बोल के उसको हम ये बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस की वजह से जो स्पीड बनती है, बिल्कुल वो है। तो कुछ मुझे उससे मिली थी, बट उसके बाद भी कुछ चैप्टर्स थे जहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी सी मिसिंग थी। तो उस एक पर्टिकुलर कंसर्न को दूर करने के लिए, जैसे मैंने एग्जैक्टली आपका बैच लिया था, मैंने एक मैथमेटिक्स का भी बैच लिया। किसका? ये राकेश सर थे उसमें, राकेश यादव सर का। वो मैंने फरवरी में लिया था। रीजनिंग आपका कंप्लीट कर लिया था तब। अच्छा, आपने 1 मंथ में रीजनिंग कंप्लीट कर लिया वीओडी से? हाँ, थोड़ा सा मैंने स्पीड अप करके किया, क्योंकि वही था। गुड। उसके बाद फिर मैंने वो कोर्स लिया, उसमें कुछ चैप्टर्स थे, प्रॉफिट एंड लॉस था एक, उसमें भी वही अगेन आप कर सकते हैं, बट आपको बहुत टाइम चाहिए होता है। उसके अलावा हाँ, एक एवरेज एक चैप्टर था ऐसा, जो हमेशा मैं सोचता था कि यार ये तो बिल्कुल बहुत आसान है, कॉमन सेंस से करने का है। बट मुझे वो रियलाइज हुआ लास्ट ईयर कि यहाँ आप बहुत टाइम लूज कर रहे हैं। यहाँ मैं एक्चुअली टेस्टबुक.com जो एक प्लेटफॉर्म है, उसके एक फीचर को भी बहुत क्रेडिट देना चाहूंगा। वो आपको शो करते हैं कि आपने पर क्वेश्चन कितना टाइम दिया है। अच्छा जी, गुड। और उसके अलावा एवरेज लोगों ने उसको कितना टाइम दिया है। तो उससे आपको ये पता चल जाता है कि कोई क्वेश्चन कितना टाइम डिजर्व करता है जी। और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जहां आपको और प्रैक्टिस की या कंसेप्ट क्लियरिटी की जरूरत है, अप्रोचेस की जरूरत है।
आपको उससे ये एहसास हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से लगा रहा हूँ, बट इसकी डेफिनेटली ट्रिक्स जरूर है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट कम टाइम ले रहे हैं जी। तो वो ट्रिक आपको सीखनी पड़ेगी। हाँ, तो वो वहां जो से आपको पता चल पा रहा है। एग्जैक्टली वो जो शो करते हैं कि एवरेज टाइम कितना लिया लोगों ने, उससे आपको समझ में आ जाता है कि आप कॉमन सेंस से कितना पिछड़ जा रहे हैं जी। अगर आप कॉमन सेंस यूज करते जा रहे हैं। क्योंकि आप अगर 20 सेकंड 30 सेकंड एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसमें और ऐसे 4 क्वेश्चन भी मिल गए, जैसे मैं पर्सनली ये करता था कि मैं उन क्वेश्चंस को भी पकड़ता था जो सही हुए हैं मेरे, लेकिन मैंने जिनमें एबनॉर्मली ज्यादा टाइम लिया है। तो कई बार ऐसा होता था कि मैंने 4 क्वेश्चन ज्यादा टाइम वाले किए, सही किए चारों, बट उसमें 11-12 मिनट लिए। मैं भी थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। देखो, जैसे नितिन ने बताया कि इन्होंने मैं आपको अक्सर ये बोलता हूँ ये बात कि सिलेक्शन पाने के लिए हम टीचर से पूछते हैं कि सर मुझे कितने घंटे दिन में पढ़ना चाहिए, है ना, और हम अपने जो भी साथ वाले हैं उनको देखते हैं कि ये तो इतने घंटे तैयारी कर रहा है, मुझे इतने घंटे। ऐसा नहीं होता। हमें अपने आप को जज करना पड़ता है, अपने आप को रियलाइज करना पड़ता है कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्योंकि जो कमी आपके अंदर है वो कोई टीचर नहीं बता सकता आपको, वो आप खुद ही जज करोगे। जैसे इन्होंने कहा कि इनके टॉपिक्स में आंसर्स भी ठीक हो रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने वहां अपने आप को जज किया कि कौन से टॉपिक से जहां मैं और जल्दी आंसर दे सकता हूं, और अगर मेरा टाइम लग रहा है किसी क्वेश्चन में तो क्यों लग रहा है, या क्या मेरे पास कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं है। अगर कंसेप्ट्स हैं, बेसिक्स है मेरे पास, तो क्या मेरे पास इसकी अप्रोच नहीं है ना, ट्रिक्स नहीं है। तो वो इन्होंने इस चीज पे काम किया, है ना, तब जाके रैंक 3। मैंने कहा ना, रैंक 3 लाना, टॉपर बनना, मतलब जब आदमी सक्सेस होता है तो वो उसके पीछे कई बहुत मेहनत होती है, और उसको हमें देखना बहुत जरूरी है। आदमी के लिए बड़ा आसान होता है, इसका लक अच्छा था, है ना, ये तो बहुत लकी था। हो सकता है इसके शिफ्ट में एग्जाम बहुत आसान आया हो, है ना, हो सकता है इसका दिन अच्छा रहा हो। ये लोगों के लिए बहुत आसान है कहना। जब भी हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं, सक्सेसफुल मैन को देखते हैं, हमारे मुंह से ही निकलता है, किस्मत है इसकी तो इसकी तो किस्मत है। ये किस्मत किस्मत बनाई जाती है, ठीक है। इसी पर मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा। यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, क्योंकि रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। तो इसीलिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। किस्मत के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। किस्मत सिर्फ उन्हीं लोगों की चमकती है जो लोग मेहनत करते हैं, है ना। सितारे भी उन्हीं के बुलंद होते हैं जो लोग मेहनत करते हैं, जो डिजर्व करते हैं। ईश्वर भी उन्हीं के साथ देता है जो डिजर्व करते हैं। तो डिजर्व वही करेगा जो मेहनत करेगा। तो इनकी मेहनत देखो कि इन्होंने खुद अपने आप को जज किया। शायद काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा, लेकिन एनालाइज जो आपने अपने आप को किया, शायद ही मुझे किसी ने और ने बताई हो ये बात कि सर मैं ये भी चेक करता था मेरे किस टॉपिक में क्वेश्चन पर क्वेश्चन की आप कितना टाइम ले रहा हूं मैं बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, ताकि हमें पता चल जाती है कि इसकी अगर कोई और ट्रिक है। शायद कभी कभी हमें क्वेश्चन परसेंटेज, जैसे मैं बात करूं परसेंटेज टॉपिक की, तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं परसेंटेज के क्वेश्चन बना सकता हूँ, आराम से बना सकता हूँ। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। आप कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन दीजिए, मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं बना दूंगा। लेकिन वही बात अगर आ जाती है, मैं 100 बच्चों के बीच में बैठ के बना रहा हूँ, मैंने उस क्वेश्चन को बनाया 2 मिनट में और बाकी बच्चे बना के 10 सेकंड में, तो उसका फायदा क्या? यही डिफरेंस क्रिएट होता है सर। बस, तो वो आपने अपने आप को सीखा। तो भाई राकेश सर से फिर आपको एवरेज के बारे में पता चला कि एवरेज में आपका टाइम जा रहा है बहुत। तो फिर राकेश सर की क्लासेस आपने देखी जी, क्या आपको हेल्प मिली? आया था सर शायद, आई थिंक एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, आया तो था एक कोई। ओके जी, उसका तो मैं भी नहीं बता सकता। हाँ। तो फिर क्या मतलब राकेश सर के पढ़ाने के तरीके में क्या आपको लगा कि वो अप्रोचेस जो सर ने सिखाई, आपको ट्रिक्स जो बताई, वाकई में एग्जाम में कारगर थी सर। जो मुझे अच्छी चीज लगी सर की वो ये थी कि अब मैं और टीचर्स के बारे में कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी अच्छा पढ़ाते होंगे, ऐसा तो है नहीं, बट सारे अच्छे पढ़ाते हैं। बट उनका मुझे अच्छा लगा वो जो काफी ग्रेजुअल उन्होंने जो ऊपर लेके जाते हैं। तो आप अगर 0 बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं तो भी शायद आप मैनेज कर जाएंगे। तो मुझे वो चीज अच्छी लगी। राइट, मतलब सर के पढ़ाने का तरीका ये है कि मेरे ख्याल से जिसने मैथ्स को, जिसको कुछ भी नहीं पता हो 1 2 3, उस लेवल से सर स्टार्ट करते हैं, माइनस लेवल से, और धीरे धीरे चीजों को उठाते हुए निकल जाते हैं। कई चैप्टर्स में मुझे लगा ऐसा, अब हो सकता है और चैप्टर्स का नहीं पता, लेकिन कई चैप्टर्स में मुझे अच्छा लगा कि काफी नीचे के लेवल से उन्होंने चालू किया ताकि किसी को इश्यू ना हो। जी, ये देखो, ये तो मैं कहना चाहूंगा कि करियरविल पे जितने भी टीचर्स हैं, क्योंकि करियरविल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम कई हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं अपने बैच में जी, कई हजार। और आप यकीन नहीं मानोगे
कि जैसे मैं अपनी बैच की बात करूं तो एक बार मैं पूछ रहा था ऐसे बैच में कि क्वालिफिकेशंस क्या है, तो ग्रेजुएट नॉर्मली जो बच्चे होते हैं उसके साथ साथ 12th वाले भी थे, 10th क्लास में भी थे, और हद तो तब हुई जब एक बच्चे ने बोला कि मेरी बेटी आपके बैच में पढ़ रही है एंड शी इज इन 6th क्लास में। ओके 6th क्लास में थी वो बच्ची, और मैं आपको बता नहीं, उसने नोट्स भी मुझे एक्चुअली भेजे थे इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी के बने हुए, वो डाइस चैप्टर बना रही थी। तो मैं शौक था। तो अब वो हमारे तो हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो हमारे माइंड में सारी मतलब सारे स्टूडेंट्स होते हैं। आप सोचो 6th क्लास भी है जी। 10th भी, 12th भी, ग्रेजुएट भी, वो भी बच्चे हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाइड मतलब एग्जाम दे चुके हैं और जिनको पहले से जानते हैं वो हर चीज। जी तो इसीलिए हमें उस तरह से पढ़ाना पड़ता है कि जिसने कभी कुछ ना पढ़ा हो और जो सब कुछ पढ़ के आया हो। हमें वो दोनों बच्चे देखने होते हैं, जिसने कभी कुछ ना पढ़ा हो और जो सब कुछ पढ़ के आया हो। हमें दोनों को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि कमेंट्स लिखना बहुत आसान है। हाँ क्लास में लाइव अगर ऑफलाइन क्लास में 1000 बच्चे बैठे हैं, वहां बच्चे को हाथ उठा के पूछने में डाउट बड़ी मुश्किल होती है। वो पहले हजारों को देखता है। लेकिन जब ऑनलाइन हम पढ़ाते हैं ना 10,000 बच्चों को एक साथ, 20,000 बच्चों को, वहां पर कमेंट्स करना बड़ा आसान है। लेकिन वो एक एक सिंगल कमेंट हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है वो हम जानते हैं। अगर किसी बच्चे ने कहा रिपीट, तो हमें पता है कि बच्चे ने रिपीट बोला यानी कि हमने पढ़ाया उसको समझ नहीं आया जी। तो वो हमारे अंदर क्या कमी रह गई, तो वो सारी चीजें देखते। तो इस तरीके से पढ़ाने का तरीका है इस प्लेटफॉर्म पर, और मैं तो कहूंगा शायद हर जगह ही ऐसा हो कि सर ये ऑनलाइन एजुकेशन का बड़ा फायदा ये जो एक डर रहता है लोगों में डाउट्स वगैरह पूछने का, वो काफी हद तक दूर किया इसने। इसके अलावा काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, मैंने पता है मुझे। हाँ कमेंट्स नहीं आने चाहिए बट अच्छे करते हैं। तो राकेश सर का आपने फिर बैच लिया था, उसमें काफी सारे टॉपिक्स को आपको हेल्प मिली काफी। जी सर, प्रॉफिट एंड लॉस फिर एक एवरेज था। इसके अलावा पाइप एंड सिस्टर्न में भी कुछ एक दो टाइप के क्वेश्चंस थे। जैसे मैं बता रहा हूँ कि कुछ कुछ जगह पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिसिंग थी क्योंकि उतना ध्यान नहीं दिया था। कुछ कुछ जगह पे अप्रोच की बात थी। अच्छा एक चीज और, जैसे आपने कहा मैथ्स बैकग्राउंड से हैं जी, आप बीटेक हैं, मैं थोड़ा सा मैथ्स वाले बच्चों को ही बोलना चाहूंगा। जब आपने राकेश सर का बैच लिया होगा, मैथ्स वाले बच्चे कॉन्फिडेंट तो रहते हैं पहले से कि हम सारे क्वेश्चन बना लेंगे, उनकी बेसिक्स स्ट्रांग रहते हैं। और मैंने भी वैसे बीटेक की हुई है, तो मेरे को भी मैथ्स पूरा आता ही है। लेकिन जैसे कभी कभी जब राकेश सर पढ़ा रहे होते हैं तो मैं कई बार उनकी क्लासेस देख लेता हूँ। जैसे यूट्यूब पे सर क्लास लेते तो मैंने यूट्यूब पे क्लास देखी, तो जब ट्रिक्स बताते ना तो मेरे को लगता अरे वाह, मतलब ये चीज तो हमने कभी सीखी भी नहीं थी, सोचा भी नहीं था। तो ऐसा कभी किस टॉपिक में फील हुआ आपने सोचा अरे यार मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया इसमें, और ये तो बस चुटकी बजाती हो गया? ये सर जो मैं दो चैप्टर्स मुझे अच्छे से याद है ना, प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज। इसकी जो आप बता रहे हो मुझे इसीलिए याद है क्योंकि इन्होंने मेरे को अट्रैक्ट किया कि हाँ यहाँ पे काफी डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस के सर ने काफी अच्छे लेवल तक पढ़ाए थे। हालांकि मैथमेटिक्स मोर और लेस इजियर साइड पे आ रहा है पिछले 2 साल से, लेकिन यू नेवर नो कि वो कब लेवल अप कर देंगे। हम चांस नहीं ले सकते एग्जाम में, वही बात है। आप चांस अपने लक पे ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 2 चैप्टर्स मुझे लगे थे पर्सनली कि हाँ इसमें शायद से अच्छा डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो जनवरी, इसके अलावा सॉरी टू इंटरप्ट, बट जैसे आपने बोला ना कि कई बार चीजें लगती है यार ये तो चमत्कार टाइप हो गया, जादू हो गया है। मुझे मेरे दोस्त ने बताया था, रवि मोहन मिश्रा हैं, रेमो सर। एक तो उनका जो नाम है बड़ा अच्छा रखा है रेमो सर। हाँ जी। उनकी एक स्क्वायर वाली ट्रिक थी, तो मेरे दोस्त ने बताया, अगेन वही संजय जो दोस्त है मेरे, वो बोल रहे थे कि उनकी स्क्वायर वाली ट्रिक है। मैं हर एग्जाम से पहले उसको एक लेक्चर देख के जाता हूँ। तो मैंने देखा वो 25 से लेके आई थिंक 75 तक के स्क्वायर्स थे, उसके ऊपर भी थे। वो चीज मुझे काफी अच्छी लगी। और वो इम्प्लीमेंट भी किया आपने एग्जाम? हाँ वो इम्प्लीमेंट हुई है। राइट। आई हैव टू गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। ओके, नहीं सही बात है, क्योंकि देखो जादू तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन चीज है कि काम कौन सा जादू कर रहा है। तो वो इम्प्लीमेंट होना एग्जाम में, वो एक अलग चीज है, कंप्लीटली डिफरेंट है। वो आप पढ़ना एक चीज, जी, प्रेशर में इम्प्लीमेंट कर पाना एक अलग ही चीज है। तो रीजनिंग आपने तैयार की, फिर मैथ्स तैयार किया आपने। अब बात करते हैं इंग्लिश आपका कैसे तैयार हुआ? इंग्लिश के लिए सर मैंने कुछ अलग से नहीं किया इंग्लिश के लिए, क्योंकि 12th के बाद अच्छा एक चीज और, मैं मैथ्स का स्कोर पूछना भूल गया। मैथ्स में मेंस में क्या स्कोर बना आपका? मैथ्स में सर 30 और 30 करेक्ट हुए थे इस बार। 30 आउट ऑफ 30, वाह गुड। तो ये तो भाई क्रेडिट जाता पूरा राकेश सर को? नहीं पूरा तो नहीं सर, लेकिन काफी हद तक जाता है, क्योंकि
अगर मैं ये बोल दूं कि हाँ सब मैंने किया है तो वो सही नहीं है। नहीं, देखो मेरा कहने का मतलब वो, देखो पहली बात तो ये है कि इस चीज को सारे बच्चे बहुत अच्छे से समझें, बहुत अच्छे से, कि अगर आप किसी मुकाम पर पहुंचे हो, अगर आप टॉपर बने हो, तो जो मेहनत है वो सिर्फ आपकी है, किसी और की नहीं है। टीचर सिर्फ एक आपको गाइडेंस देता है। टीचर का रोल है कि आपको पढ़ाना, और सीधी सी बात है कि आज मैं नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और। टीचर आपको मिलेगा पढ़ाने के लिए, मेहनत एट द एंड आप ही को करनी पड़ेगी। अगर आप सक्सेस हुए हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी ही मेहनत है। टीचर का रोल होता है एज ए गाइडेंस, वो आपको देगा, वो आपका गाइड बन के आएगा, मेंटोर है आपका, ठीक है। तो अगर मैं किसी टीचर का नाम दे रहा हूं, जैसे मैंने कहा राकेश सर को क्रेडिट देना चाहिए, तो मेरा कहने का मतलब वो नहीं कि 100% भाई मेहनत तो आप ही ने की है। नहीं सर, है ना? डेफिनेटली वो तो मैंने बोला क्रेडिट तो देना पड़ेगा। कई हाँ। जगह उन्होंने डिफरेंस क्रिएट करने में हेल्प की मेरी, और वो टाइम में रीजनिंग में यूज कर पाया, फायदा उसका हुआ। राइट। तो टीचर तो भाई आपको हेल्प करता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है मेहनत तो सिर्फ आप ही की है। आप मेरे तो आप जैसे और भी हजारों स्टूडेंट हैं, लाखों स्टूडेंट हैं, लेकिन उन लाखों में से कई लाखों ऐसे जो सिलेक्ट नहीं हुआ, घर बैठे हैं, वो भी मुझसे पढ़े, तो उसका क्या कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब तक खुद आप स्टूडेंट, मतलब जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, है ना, तब तक बात नहीं बनने वाली। सिर्फ टीचर के पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। हाँ, ये बात है कि आपको अच्छा टीचर मिला जी, और आप उसको भुना लेंगे, कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी को हमने भुना लिया, मौके को हमने एक लेवल तक सर, एक लेवल तक तो मैं ऑडियंस को भी एड्रेस करके बोलना चाहूंगा कि एक लेवल तक तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। टीचर हेल्प करेगा आपकी, टीचर्स आपको एज दिलाने में ज्यादा हेल्प करते हैं, लेकिन यहाँ तक आपको खुद से आना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक आपको टीचर हेल्प कर सकते हैं। डिफरेंस पूरा यहाँ से क्रिएट होता है। तो ना तो आप अकेले और कुछ ब्राइट लोगों को छोड़ के, ना टीचर अकेले, मतलब दोनों में से कोई कॉम्बिनेशन एक्सक्लूसिवली काम नहीं कर सकता। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन दोनों चाहिए होता है। भाई हमने सारी अप्रोचेस बता दी, ट्रिक्स बता दी, अगर आप उस पर प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे तो वो किस काम की एग्जाम में, किसी काम की नहीं। तो काम तो तब आएगा ना, मजा तो तब आएगा जब आप उन अप्रोचेस पे प्रैक्टिस करके जाओ, और तब वो आपको हेल्प मिले। हाँ, ये बात है कि हाँ, हमने जो पढ़ाया वो आपको एग्जाम में देखने को मिला कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस प्लेटफॉर्म से भी जुड़ जाते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, देखो मैं नहीं कहना चाहूंगा किसी के बारे में भी कुछ, बट फिर भी ऐसा होता है कि हम जुड़ जाते हैं और फिर पता चला जब हम एग्जाम देने गए कि एग्जाम में तो कुछ, मतलब जो हम पढ़ रहे थे, जैसे अभी मैं ऑनलाइन की तो नहीं बात करूंगा, ऑफलाइन की मैं बात करना चाहूंगा। बुलंदशहर में एक ऑफलाइन कोचिंग है, मेरे कोई रिलेटिव हैं, उनका मेरे पास फोन आया था कि उनको अपनी बेटी की तैयारी करानी थी। तो मैंने कहा ठीक है, ऑनलाइन आप ज्वाइन करा दो करियर जी। तो उन्होंने कहा कि मैं उसके ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है आंखों में, वो ऑनलाइन ज्वाइन नहीं कर सकती, ऑफलाइन ही पढ़ेगी। अच्छा, करियरविल का कोई ऑफलाइन सेंटर है नहीं जी, और अच्छा कोई भी ऑफलाइन सेंटर नहीं है करियरविल का? सिर्फ मुखर्जी नगर है, बाहर नहीं है। ओके। तो और कोई अच्छी कोचिंग भी नहीं है आई थिंक बुलंदशहर में। तो मैंने कहा फिर तो आप पता कर लो, जो भी कोचिंग होगी, जो ऑफलाइन पढ़ा रहे होंगे वहां पढ़ लेना और डेमो लेके देख लो आप। तो उस बच्ची ने डेमो लिया, पढ़ना शुरू कर दिया, उसने बैंकिंग की तैयारी की जी, बैंकिंग के लिए बैच ज्वाइन किया, उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। उसका 1 महीने बाद मेरे पास फोन आता है, मैंने कहा कोचिंग ठीक चल रही है अच्छी, और नो डाउट मैंने किसी पे डाउट नहीं किया, किसी टीचर पे कि वहाँ कौन टीचर है, कैसा है, मेरे को पता है कि कोचिंग है, टीचर है, पढ़ा रहा है, तो टीचर अच्छे ही पढ़ा रहा होगा जी। लेकिन फिर उसने 1 महीने बाद बच्ची ने बताया कि भैया बोलती मेरे को, भैया वो हिस्ट्री वाले सर कुछ मेरे को मतलब समझ नहीं आ रही। तो मैंने कहा कि बेटा तूने किसकी तैयारी करी थी? बैंकिंग की। तो बैंक में तो हिस्ट्री है ही नहीं। कह रही थी क्या बात कर रहे हो भैया, ऐसे तो है नहीं, हमारे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारी क्लासेस हो रही हैं। और मैंने तो सर से भी पूछा, तो सर ने कहा हाँ ये बैंकिंग का बैच है। तो कहीं का वो मिस गाइड हो जाता है बच्चा। सर ये तो कोचिंग कच्चे लालच के चक्कर में अब उन्होंने एक्चुअली था क्या, जो छोटी कोचिंग होती है उसमें वो सिंगल बैच बनाते हैं जी, तो सारे बच्चों को एक जगह बैठा लेते हैं। देखो हमारे भी स्पेशल बैच आते हैं जो बैंकिंग एसएससी हर किसी के लिए होते हैं, बट हम पहले दिन ही डिफाइन कर देते हैं ये आपका बैंकिंग का सिलेबस है। अगर आप बैंकिंग में जाना चाहते हो तो आपको सिर्फ ये लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं रीजनिंग में। जैसे अगर मैं बात करूं 19 चैप्टर तो ये 19 चैप्टर पढ़ने हैं, और अगर आप बैंकिंग के अलावा कोई और एग्जाम दे रहे हो तो आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है जी। तो अब उस बच्ची को बैठा दिया और वो
उनका कंबाइंड बेस्ट है एक्चुअली, जिसमें सारे एग्जाम्स की वो तैयारी करा रहे थे। अच्छा। बट वो बच्ची स्पेशली किसके लिए थी? Banking। बैंकिंग के लिए। अब उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ा दिया, एटलीस्ट उसको सिलेबस तो बताओ। तो वो वहां मिस, उसका टाइम ही खराब हुआ पढ़ने से। उसको सिर्फ बैंकिंग में जाना, उसके अलावा कोई एग्जाम नहीं देना। जी। तो कभी कभी ये चीजें हो जाती हैं किसी किसी प्लेटफॉर्म पे कि करेक्ट, मतलब यही मैं टीचर का रोल करना चाहता हूँ कि कुछ हमारी लाइफ में अच्छे टीचर मिल जाते हैं जो हमें अच्छा गाइडेंस दे देते हैं, हमें बेहतर बताते हैं कि हाँ ऐसा करो जो हमारे एग्जाम में काम आता है। बस टीचर का ये हमारी जी help सर, जी जरूर सर, होती इसको है। तो मैं तो इसको इंस्टीट्यूट की तरफ से क्राइम बोलूंगा, स्टूडेंट की तरफ से मिस्टेक बोलूंगा, क्योंकि सिलेबस उनको याद होना चाहिए और जो स्टूडेंट है उसको भी एक बार देख लेना चाहिए। कभी कभी होता है कि भाई जब हम एकदम फ्रेश होते हैं तो हाँ, इसीलिए इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं इसको प्राइम बोलूंगा। बिल्कुल, जब हम फ्रेश होते हैं ना तो हमें कुछ पता नहीं होता, कुछ आइडिया नहीं होता हमारा क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये अक्सर कभी कभी हो जाता है, वरना तो स्टूडेंट की खुद की मेहनत है, टीचर्स की एफर्ट है। तो इंग्लिश की हम बात कर रहे थे, इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे की आपने? इंग्लिश के लिए सर मैंने कहीं से अलग से स्टडी मटेरियल वगैरह नहीं लिया। थोड़ा सा ये है कि यहाँ मैं एक पॉइंट बोलूंगा तो शायद कई लोगों को लगेगा कि सही है, बट क्रिकेट का मुझे शौक था बचपन से। ओके। तो वहाँ क्या ना, उसके निटी ग्रिटीज जानने का शौक भी था, तो Okay। कमेंट्री आती थी, तो इंटरेस्ट तो वहां से डेवलप हो गया। समझ में नहीं आ रही थी इंग्लिश। Okay। हल्का हल्का होगा, पेपर पढ़ते थे, कभी कभी टर्म्स होती हैं। फिर बीटेक क्या है ना, बीटेक में आप गए तो वहाँ आपको इंग्लिश में ही काम करना पड़ता है, तो वहाँ इंग्लिश में काम किया, आपको सारे असाइनमेंट्स उसमें सबमिट करने हैं। उसके बाद फिर क्या है ना, मैंने जॉब किया था तो वहाँ पे कुछ प्रेजेंटेशंस आपको बनाने हैं, फिर वहाँ पे आपको प्रेजेंट भी करने हैं वो। राइट। तो कई बार, एक दो बार तो मुंबई से सीईओ भी आए थे वहाँ पे। तो उसके बाद फिर मैंने ये यूपीएससी प्रिपरेशन भी इंग्लिश में चालू कर दी। ओके। तो जिसको आप बोलते हैं कि एक प्रॉपर क्लासेस लेके जो होता है वैसा नहीं हुआ, जो रीडिंग से जो आपके आ जाता है ना। राइट। और ये चीज़ हालांकि पचा पाना मुश्किल है, बहुत डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे लोग, कुछ भी बोल सकते हैं, बट मैंने फील किया है कि विदाउट आप रूल जाने बहुत सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एक मैं थोड़ा सा लंबा खींचना चाहूँगा इसको, एक ऐप भी आता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें ऐसा है कि आपको समरी में न्यूज़ मिलती हैं और उसमें आप अपने इंटरेस्ट एरियाज फिक्स कर सकते हैं। जैसे आपको बॉलीवुड पसंद है, फिर आपको स्पोर्ट्स पसंद है, पॉलिटिक्स पसंद है। तो मैंने कई साथियों को अपने तो एडवाइस दिया है कि आप क्या है ना, आप अपने तरीके से जो क्लासेस वगैरह लिए उनका रिवीजन कीजिए, लेकिन साथ साथ आप उस ऐप को पढ़ते रहिए जो आपके इंटरेस्ट की न्यूज़ है, उनको आपको पता है न्यूज़, लेकिन आप उसको इंग्लिश में पढ़ते उससे रहिए। दो काम हो रहे हैं, एक तो रीडिंग इंप्रूवमेंट, दूसरा आपका जी के जीएस भी तैयार हो रहा है। एग्जैक्टली, मैं अगले पॉइंट इसी पे आने वाला था। मैं आपको मतलब मैंने एक आर्टिकल देखा है किसी एग्जैक्टली पता नहीं कौन सी एग्जाम में, बट वो आर्टिकल मैंने पहले पढ़ा हुआ था। ऐसे कैसे जो रीडिंग एक पैसेज आता है ना पूरा इंग्लिश में, तो उस पैसेज की 4 लाइंस पढ़ी मैंने। उसके बाद हो ऐसा गया कि ये तो पैसेज ही याद है तो मुझे। इस बार मेंस में यही तो हुआ था। मेंस में जो पैसेज पूछा गया था, चाइना की कोई न्यूज थी, अच्छा, शायद किससे, बलून से रिलेटेड थी, किसी से रिलेटेड थी, क्या था वो एक करंट अफेयर की, एक्चुअली करंट अफेयर की न्यूज थी जो इंग्लिश में कंप्रिहेंशन के रूप में आई थी। एक बार सर होता है, एक बार ज्योग्राफी की एक बुक आती है जीसी लियोंग, तो उसमें सवाना क्लाइमेट का एक चैप्टर होता है, उसका एक पैसेज ऐसे कैसे उठ के आ गया था उसमें। तो यानी कि कुल मिला के इंग्लिश आपने इंग्लिश जी रीडिंग्स, हाँ रीडिंग्स और प्रैक्टिस वगैरह के लिए, प्रैक्टिस वगैरह के लिए सर टेस्ट तो मैं दे लेता था। जैसे मेंस के पहले मैंने कुछ टेस्ट दिए थे, बट आई मस्ट एडमिट कि बहुत ज्यादा ऐसे नहीं किया। और मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि है ना कि आप भी ऐसा ही कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि फर्क पड़ता है। आप हर कोई बंदा अलग अलग होता है, मुझसे ऊपर कई लोग हैं, मुझसे कम समझने वाले कई लोग हैं। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आप नितिन का इंटरव्यू देख रहे हैं, हो सकता है कई सारे पॉइंट्स ऐसे हो जो इन्होंने किए हो वो आपको भी हेल्प हो सकता है कई सारे पॉइंट्स ऐसे हो जो सिर्फ इन पर एप्लीकेबल हैं, आप पे ना हो, क्योंकि हर बच्चे का बैकग्राउंड अलग अलग है। भाई ये 4 रोटी खाते हैं, हो सकता है आपको 6 रोटी की भूख हो, तो वो डिपेंड करता है अपने अपने कैलिबर पे, अपने अपने बैकग्राउंड पे। क्योंकि ये बता रहे हैं, अब इनका इंग्लिश का बैकग्राउंड रहा, इन्होंने बीटेक भी की, वहां सब इनका माहौल बना, जॉब भी की, तो सेल्फ स्टडी से निकाल लिया। बट इट डजंट मीन कि आप भी सेल्फ स्टडी करोगे। नहीं, नितिन भाई ने तो 3 रैंक निकाली थी, उसने सेल्फ स्टडी करी थी, इंग्लिश मैं भी करूंगा। सॉरी टू इंटरप्ट सर, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि 12th तक मैंने हिंदी मीडियम से ही की है पढ़ाई। ओके, मुझे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान सब पता है। तो देखो एक और चीज इन्होंने ऐड की कि ये हिंदी मीडियम के ही स्टूडेंट हैं
और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होने के बावजूद भी इन्होंने, अब ऐसा नहीं कि इन्होंने इंग्लिश को तैयार नहीं किया, तैयार किया है ना। ये आप सोचो 4 साल ये उस इंग्लिश के माहौल में रहे। बीटेक में इन्होंने कहा पूरा हमारा असाइनमेंट वगैरह सारी चीजें तैयार करते थे, और जिस तरीके से बता रहे हैं तो इन्होंने प्रेजेंटेशन वगैरह खुद तैयार की, तो वहां पर उन्होंने उस चीज को फील किया। और फिर अपनी जॉब में भी इन्होंने 1 साल तक प्रेजेंटेशन वगैरह, असाइनमेंट वगैरह, मेल्स वगैरह सारी चीजें देखी। और रीडिंग्स में इन्होंने ऐप ज्वाइन किया, रीडिंग्स न्यूज़पेपर वगैरह और करंट अफेयर वगैरह ये पढ़ते थे। तो वो मेहनत थी, वो भी पार्ट है किसका, आपका तैयारी का ही पार्ट है। लेकिन वो इन्होंने एज ए इंटरेस्ट लिया, ताकि इनको ये फील नहीं हुआ कि मैं इंग्लिश को अलग से तैयार कर रहा हूँ। एग्जैक्टली सर, इन्होंने लाइफ का पार्ट बना लिया। वो जो इंटरेस्ट एरिया वाली बात थी, हाँ मैंने जी। इसलिए लोगों को बोला है कि आप अगर, मैं किसी को बोल दूं ना आप न्यूज पढ़िए, 10 आर्टिकल्स न्यूज के पढ़िए, वो 5 के बाद बोर हो जाएगा। बोर हो जाएगा। बट अगर मैं किसी को बोल दूं कि आप 10 बॉलीवुड के आर्टिकल्स पढ़िए, तो हो बिल्कुल। सकता है वो 11 पढ़ तो जाए। इन्होंने अपनी लाइफ का पार्ट बनाया उस चीज को, ताकि इनको तभी तो ये कह पा रहे हैं मैंने तैयार नहीं किया इंग्लिश, जबकि इन्होंने तैयार किया, लेकिन उन्होंने क्योंकि वो अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया, इनको फील ही नहीं हुआ। एग्जैक्टली सर, उस तरह से इन्होंने उस सब्जेक्ट को तैयार किया। यू पुट इट बेटर इन वर्ड्स। एग्जैक्टली यही है। राइट राइट। और बाकी जीएस को फिर कैसे तैयार किया आपने? जीएस के लिए सर जो स्टैटिक पार्ट होता है, जैसे कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ इकोनॉमी हिस्ट्री के आते हैं, तो वहाँ वो पहले कुछ होते थे, आई थिंक 7-8-10 क्वेश्चन ऐसे बनते थे, वो शायद आप यूपीएससी की हेल्प से कर सकते हैं। हाँ जी, तो मैं बताना भूल गया, मतलब मैं खुद ही भूल गया कि आप तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे जी। तो फिर जीएस तो आपका वहां से भी तैयार हुआ होगा। लेकिन आपने शुरू में एक बात कही थी कि यहाँ एसएससी की जीएस और यूपीएससी की जीएस में बहुत फर्क है। जी सर। तो वो जो गैप हाँ। था वो कैसे आपने कम किया? सर गैप कम करने की कोशिश लास्ट ईयर तक नहीं की थी मैंने, ओके। क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतने फैक्चुअल डिटेल्स हैं, और प्लस मैं यूपीएससी जर्नी में भी पूरा था, तो मैं सोचा कि इसमें इतने एफर्ट दूंगा, मैं इतने फैक्चुअल डिटेल्स याद रखूंगा, बहुत इनपुट बहुत जाएगा और शायद आउटपुट नहीं मिल पाएगा। इससे अच्छा मैं और एग्जाम और उसमें कर सकता हूँ। बट इस बार मैंने किया था, अगेन बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं रहा, मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि इस बार की जीएस भी थोड़ी सी अलग आई थी। एक आभास सैनी है, एक टीचर, उनका एक कंपाइलेशन था ओके। जीएस का, तो वो मैंने पढ़ा, बट ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ मुझे उसमें से मिला, बट मुझे अच्छा लगा वो। अगर मैं किसी को सजेस्ट करूंगा तो अच्छी चीज़ है वो, क्योंकि उसमें, और जीएस के ज़्यादातर कंपाइलेशन सिमिलर पैटर्न पे ही होते हैं कि आपको अवार्ड्स अलग होते हैं, स्पोर्ट्स वाले अलग होते हैं, ये सब वो सब। तो पढ़ा तो था, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैं उससे हेल्प पा गया, तो इतना ही रखा था। और इस बार 2-3 क्वेश्चन तो आप जानते हैं लक से भी सही होने होते हैं। रैंक 3 और रैंक 30 में कोई फर्क नहीं होता, बिल्कुल। तो लक का फर्क तो है ही है इतना। तो आपके इंग्लिश में कितना स्कोर बना था मेंस में? इंग्लिश में सर एग्जैक्टली याद नहीं है, मतलब आई थिंक 41-4 था रेशियो, मतलब ब्रेकअप था, 41 करेक्ट 4 रॉन्ग, या फिर 40 करेक्ट 5 रॉन्ग, ऐसा कुछ था। ओके। और जीएस का स्कोर क्या रहा? जीएस में 20 करेक्ट 2 रॉन्ग। 20 करेक्ट हुए थे, 2 रॉन्ग हुए थे, 3 छोड़ दिया जी, आपने। 58, हाँ 58 बना था मेरा। ओके ओके। जी सर। तो अच्छा स्कोर रहा फिर भी जीएस में? हाँ, जीएस का अच्छा रहा था सर। मैं जब निकला था एग्जाम से, तो मुझे वो सेंस आ रहा था कि जीएस अगर, क्योंकि रीजनिंग में जैसे मैंने बताया कि 4-5 क्वेश्चन तो वैसे थे, कुछ क्वेश्चंस पे आप कर देते हैं बट आप श्योर नहीं होते, तो मुझे ये था कि जीएस अगर वहाँ गलत, मतलब इशू नहीं ज़्यादा, सॉरी, अगर वहाँ मैं अंडर परफॉर्म कर जाता हूँ तो ये मैनेज कर लेगा, और अगर मैं वहाँ अच्छा परफॉर्म करता हूँ तो ये मेरे को एलिवेट कर देगा। सेकंड केस है वो जो हुआ है मेरे साथ। राइट। अब देखो जीएस में मदद मिली, यही चीज है कि जीएस को काफी सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं, और नहीं, इग्नोर करने के पीछे एक कारण भी है, बहुत बड़ा कारण यही है कि हम सर इतने सारे आवर्स जीएस को क्यों दें? जी, क्योंकि हम इतनी देर में तो बाकी सब्जेक्ट भी तैयार कर सकते हैं। तो आप जरूरी नहीं इतने आवर्स दो, आप अपने मतलब सिलेबस को डिफाइन करो, अब लिमिटेड आवर्स में लिमिटेड चीजें पढ़ो, लेकिन पढ़नी जरूर होगी। अब सर अब और इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि पहले ये रहता था माइंड में कि आपके 25 क्वेश्चन आएंगे जीके में, सिर्फ प्री में आएंगे, वो भी उसमें से भी 5-7 क्वेश्चन तो आप शायद बना जाओगे स्टैटिक वाले। हाँ, 2-4 क्या ना वाइल्ड गैस कभी कभी आपके काम कर जाते हैं। तो उस टाइम महसूस होता था कि ये जो टोटल कितना 700 मार्क्स का मैटर जो होता था, उसमें आपको 10-12 मार्क्स का ही ये करेगा,
इससे अच्छा आप मैथ्स इंग्लिश कीजिए, मेंस में भी हेल्प होगा। अब वैसा नहीं है लेकिन, क्योंकि अब आई थिंक 1/4 इफेक्टिवली हो गया, 1/4 नहीं तो 20% तो हो ही गया है पूरे का। तो जीएस के लिए टाइम मुझे लगता है अब ज्यादा देना चाहिए लोगों को। और उसके बाद कंप्यूटर तो आपका पहले से तैयार होगा बीटेक की वजह से? नहीं सर, Background। कंप्यूटर तो या फिर उसके लिए भी आपने तैयारी की कुछ? जी जी, कंप्यूटर, इट मे साउंड फनी लेकिन कंप्यूटर का एबीसीडी भी मुझे अच्छे से नहीं पता था। अब अच्छा, जैसे आप यूज करते हैं अच्छा, आप Excel वगैरह, मैकेनिकल इंजीनियर थे? जी। ओके, अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर होते तो शायद होता। आपको नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ती, लेकिन हाँ, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर थे और वहाँ आई थिंक बीटेक में कंप्यूटर का कोई काम नहीं है। वहाँ हाँ, सिर्फ कंप्यूटर फर्स्ट का सेम में या सेकंड सेम में आपका सब्जेक्ट रहा होगा आईटी। सी सी लैंग्वेज था वो। सब्जेक्ट था। काफी खराब गया था वो मेरा। तो फिर कैसे तैयार किया आपने इसकी? इसके लिए सर सोलली मैंने रिलाई किया, एक प्लेटफॉर्म है आरबीई, मिस्टर शुभम जैन है शायद उसके, ओके। वहाँ एक टीचर है मिस राधिका गोयल, तो उन्होंने क्या ना यूट्यूब पे फ्री वीडियोस डाले थे, 6 या 7 लेक्चर डाले थे। मैंने वो देखे, नोट्स भी किया और उसके बाद कुछ छोटी सी चीजें खुद से ऐड ऑन करी। जैसे बाद में जब मैंने टेस्ट वगैरह दिए तो कई सारी नई इन्फॉर्मेशन मिली। और एक चीज जो मैंने लेट की, जो मुझे शायद जल्दी करनी चाहिए थी, मैंने सिलेबस जो है मैंने बाद में पढ़ा कंप्यूटर का। ओके। कंप्यूटर का सिलेबस अगर आप पहले पढ़ लेंगे तो क्या ना, बहुत सारी चीजें आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं। मैंने सोलली रिलाई किया उनकी क्लासेस में, 6 या 7 क्लासेस थी। उसके अलावा कुछ 2-4 टॉपिक्स होते हैं उनके लिए, नेटवर्किंग वगैरह। तो ये रहा और काफी अच्छा मुझे रिटर्न मिला उसका। और टाइपिंग स्पीड? टाइपिंग स्पीड का सर ऐसा इशू हुआ नहीं, क्योंकि आप लैपटॉप यूज करते हैं तो उसका थोड़ा सा, हालांकि उस कीबोर्ड पे थोड़ा सा स्पीड कम हो जाती है आपके लैपटॉप से। मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं उस सिचुएशन में भी कर लेगा तो शायद इस बार भी कर ले जाऊंगा। बट अगेन आई एडवाइस कि आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी प्लान कीजिए, क्योंकि दिन खराब होना होता है आपको तो आप कहीं से भी बाहर हो सकते हैं। सही बात है। तो व्हाइल इट ऑन गॉड, आप खुद कर सकते हैं इतना। तो अगर आपको इशू महसूस होता है तो आप डेफिनेटली उस पर काम कीजिए और उसको एक बार अच्छा करके फिर जो जिनके मार्क्स ऐड होने उन पे ध्यान दीजिए। तो भाई ये नितिन थे हमारे साथ और आपने देखा कि इन्होंने कैसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, कंप्यूटर, इवन टाइपिंग सारी चीज़ें कैसे तैयार की। कुछ सब्जेक्ट इन्होंने सेल्फ स्टडी से भी पढ़े और कुछ सब्जेक्ट इन्होंने क्लासेस के थ्रू भी तैयार किए। लेकिन ओवरऑल जो इन्होंने सेल्फ स्टडी से भी पढ़े तो वो सेल्फ स्टडी भी इनकी प्रॉपर तरीके से थी। ऐसा नहीं कि उसमें कोई स्ट्रेटेजी ना रही हो। इन्होंने खुद को एनालाइज किया, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से की, तब जाके उनको आज ये इस मुकाम पर पहुंचे और रैंक 3 इनको मिली है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, आप भी तैयारी अगर करते हैं तो एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट में गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं। आपको खुद को सेल्फ रियलाइज करना होगा। जब तक आप खुद को सेल्फ रियलाइज, मतलब जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे, आप अपने आप को नहीं पहचानोगे, जानोगे नहीं कि आपकी मैथ्स वीक है, इंग्लिश वीक है, रीजनिंग वीक है, जीएस वीक है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप अपनी कमियां ढूंढो, उन पे काम करो और सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, आपकी रैंक 3 आई, क्या आपने कभी सोचा था कि मैं कभी टॉपर भी बनूंगा? जब आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर रहे थे तो आपने क्या सोच के फॉर्म भरा था कि मैं सिर्फ मुझे एक इंस्पेक्टर वाली पोस्ट लेनी है, या मैं सिर्फ इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाऊंगा, या मैं रैंकर बनूंगा? पहले से मतलब एक माइंड में आ जाता है ना कि जब हम कोई एग्जाम देने जा रहे होते हैं, जो आपकी क्या है। हाँ, तो आपका क्या था? इनिशियली तो सर मैंने जो सब बताया, सिर्फ मोनोटोनी ब्रेक के लिए 1 अटेम्प्ट या फिर 2 अटेम्प्ट दिए मैंने। उसके बाद ये था कि आप पास में पहुंच रहे हैं तो व्हाई नॉट गेट अ जॉब, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसी वाली ले सकते हैं जब जहाँ बहुत ज्यादा हेक्टिक ना है, तो आप यूपीएससी में अपना कर पाएंगे। बट देन अगेन दिस टाइम इट वाज लाइक कि आप यूपीएससी में फेल हो चुके थे, दिसंबर में रिजल्ट आया था, अब आपके पास 2 महीने हैं पूरे। तो इस बार ऐसा था कि इस बार वैकेंसीज भी ज्यादा थी, तो इस बार मेरा वो था कि आप पोस्ट और लोकेशन अगर दोनों ले पाए तो काफी अच्छा होगा। बट आई हैव टू ऐड कि ये कहीं नहीं था कि आप रैंक 3 ला पाएंगे, विच इज लाइक कोई भी होगा नहीं जेन्युइन टॉपर ऐसा जो बोलेगा कि हाँ मुझे पता था कि मैं टॉप 5 में आ जाऊंगा। तो भाई कहने का मतलब यही है, आप मेहनत करो, दिल से सच्चे मन से तैयारी करो, मतलब ऐसे तैयारी करो कि जिस दिन आप एग्जाम में बैठो आप यकीन से कह सको कि हाँ अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, मैंने अपना पूरा 100% सेटिस्फेक्शन इज अटमोस्ट। और जिस दिन आप उस सेटिस्फेक्शन से एग्जाम दोगे
तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और बहुत मतलब जो भी आप ड्रीम जॉब है आपकी, आपको पक्का वो मिलेगी। और सिर्फ अगर मान लो गलती से उस एग्जाम में आप फेल हो गए तो लाइफ में फेल कभी नहीं हो सकते, इतना याद रखना। क्योंकि सिर्फ एक एग्जाम नहीं है जो आपके जीवन को डिफाइन कर सकता है, लाइफ में कई एग्जाम होते हैं। 1 मिनट और लूंगा सर मैं एक्चुअली इसी पॉइंट पे। जो लास्ट ईयर रिजल्ट आया था अक्टूबर में सीजीएल का, जो लास्ट टू लास्ट ईयर आया था, उसमें 1 मार्क से ही रहा था मेरा कट ऑफ से। मतलब एक जनरल लिस्ट की कट ऑफ थी, हाँ 526 कुछ थी शायद कट ऑफ, और 525 स्कोर था मेरा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 5-6 मार्क से रह जाऊंगा, बट इफेक्ट दिखाने के लिए वो सिर्फ 1 मार्क से रहा था। तो ये चीज होती है कि कभी कभी जो हमारे साथ बुरा होता है ना, एक्चुअली ईश्वर चाहता है कि वो आपके साथ हो, बेटर हो शायद, क्योंकि आप उससे कहीं ज्यादा बेहतर डिजर्व करते हैं। वो सिर्फ ऊपर वाले को पता है, जी, जी। बट हम उस समय ऊपर वाले को गाली कोस रहे होते हैं कि भगवान मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो गया। सोचो आप के अंदर इतनी फीलिंग्स आ रही होंगी जब आप 1 नंबर से फेल होंगे, भगवान 2 नंबर और दिला देता, बस मैं पास हो जाता। तो भगवान को पता बेटा 2 नंबर तो दिला देता तुझे, लेकिन तुझे वो पोस्ट मिलती जिसका तू हकदार नहीं है, जिसके तू काबिल नहीं है। तेरी काबिलियत तो कहीं और छुपी है। हाँ, मैं एक किसी का, मैं उनका नाम याद नहीं आ रहा, डीएसपी हैं, मैं बिल्कुल वो बता रहे थे, मैं ऐसी वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम पे। उस बच्चे मतलब अभी शायद रिसेंटली उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने पहले यूपीएसआई का पेपर दिया, दिल्ली पुलिस का सीपीओ का पेपर दिया, कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया, वो क्वालिफाई नहीं हुआ जी, और आज वो डीएसपी हैं। तो उनकी डेस्टिनी कहीं और थी, है ना। तो ईश्वर उनको कहीं और ले जाना चाह रहा था। आपको फेथ तो रखनी पड़ेगी सर, की फेथ इन यू एंड योर हार्ड वर्क। और अगर आप भगवान में बिलीव करते हैं तो भगवान में तो रखनी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि अनसर्टेनिटी तो होनी ही होनी है दुनिया में। बस मतलब कहने का यही है कि आप अगर 100% एफर्ट लगाते हैं तो आज नहीं कल नहीं परसों सक्सेस जरूर होगे, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। जी सर। तो काफी अच्छा लगा नितिन आपसे मिलके, और आपके फ्यूचर के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, और गुड लक टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।